तो समास जो है 12th क्लास में कितना मार्क्स का पूछता है? 3 से 4 मार्क्स फिक्स है ना? 4 से 5 मार्क्स। समझ में आया? क्या कि देखो अब कितना ऑब्जेक्टिव है, 100 है, 100 में कितना बनाना होता है? 50। तो क्या होता है कि समास जो है ना रिपीट करके दे देता है, 2 3 4 क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अब देखो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 12th का समास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो क्या है इसमें, क्या लिखा है? समास। क्या लिखा है? समास। पहले समास कहते हैं किसको, उसको समझो। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर नया सार्थक, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग हो। क्या हो? मीनिंग हो। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर कुछ भी, आम लिख दिए, अब इसको उल्टा करके आमा लिख देंगे, इसका कोई मतलब है क्या? इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सब सार्थक नहीं है। कौन सा सार्थक वर्ड है? ये आम जो है वो क्या है? सार्थक शब्द है। वही कह रहे हैं कि दो से अधिक शब्द को मिलाकर जब कोई नया शब्द जो कि सार्थक हो, है ना, बना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? समास। याद हो गया? बताओ, दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर नया सार्थक शब्द का बनाना क्या कहलाता है? समास। ठीक है, यानी बहुत सारा वर्ड रहेगा, उसको मिलाकर एक वर्ड बोलेंगे तो उसको, उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसको समास कहेंगे। जैसे देखो लिखा है देश के लिए, मान लो इतना वर्ड है, देश के लिए ज्यादा वर्ड है दो से। अब इसको जब मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देशभक्त। क्या बोलेंगे? देशभक्त। ऐसे मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? मृत्यु दंड, है ना। यानी देश के लिए भक्ति क्या कहलाता है? देशभक्ति। और मृत्यु का दंड, मृत्यु दंड। यानी कि देखो इसमें कितना बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, उसी के लिए शॉर्ट वर्ड हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक साथ मृत्यु दंड। ऐसे देश के लिए भक्ति, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? देश भक्ति, शॉर्ट में बोलिए, है ना। यानी दो या दो से अधिक शब्द या अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना जिसका कोई मतलब हो, तो क्या कहलाता है? हमारा समास। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो समास के देखो प्रकार, ये 6 टाइप के होते हैं। कितने तरह के? 6। समास कितने तरह के होते हैं? 6, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि समास जो है निम्न में से कितने प्रकार के हैं, क्या बताना है? 6 तरह के हैं। अब देखो 6 को याद रखने के लिए ट्रिक लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? ट्रिक। इसको जब याद रखेंगे तो 6 समास का नाम याद हो जाएगा। क्या लिखे हैं? दादी, अब तक, ऐसे करके लिख दिए हैं। अब देखो इसका मतलब समझाते हैं। जैसे पहला वर्ड है दा, क्या लिखे हैं? दा। दा से हो गया द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। यही याद कर लो, बाद में याद करने का प्रयास करोगे, याद नहीं होगा, है ना। यही कोशिश करो कि क्लास में ही याद करने का। तो दा से क्या आ गया? द्विगु समास। ठीक है, फिर दी से क्या आ गया? द्वंद्व समास। दोनों, दादी से द्विगु समास याद हो गया। दा से द्विगु समास, फिर दी से द्वंद्व समास। अब देखो पहले द्विगु समास कहते हैं किसको? अरे पहले सेट करके देख लेते, होता है क्या? दा से क्या आ गया? द्विगु समास, फिर दी से द्वंद्व समास। अब उसके बाद क्या है? अ, है ना। आ से क्या हो गया? अव्यय भावी समास। उसके बाद ब से क्या हो गया? बहुविर्भी समास। त से क्या हो गया? तत्पुरुष समास। क से कर्मधारय समास। बताओ ये याद रहेगा? बताओ बाकी समास का नाम याद हो जाएगा ना आसानी से? याद हो जाएगा? बताओ दा से क्या बताएं? द्विगु, फिर दी से द्वंद, बोलेंगे द्वंद। क्या बोलेंगे? द्वंद। उसके बाद आ से अव्ययभावी, फिर ब से बहुविर्ही, उसके बाद त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। एक एक्स्ट्रा होता है नच समास, के बारे में बताएंगे। अब देखो पहले समझो द्विगु समास होता क्या है ना। नाम जब तक याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नाम याद करना जरूरी है। द्विगु, अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। यानी कि सेंटेंस जो सब लिखा रहेगा ना, शुरू वाला वर्ड क्या रहेगा? संख्या को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? संख्या को। जैसे देखो नवरत्न लिखा है, तो शुरू वाला जो वर्ड है नव, न मतलब नौ, न मतलब नौ। देखो इस संख्या को दिखा रहा है ना कि 9 रत्न, इसी नवरत्न को ही 9 गो रत्न जब रहेगा तो इसी को ना बोलते हैं नवरत्न। तो 9 को संख्या को दिखा रहा है, इसका मतलब नवरत्न कौन सा समास है? द्विगु समास है। यहाँ देखते रहना तब समझ आएगा। जैसे सप्तद्वीप लिखा है, द्वीप, तो द्वीप है, लेकिन सप्त मतलब 7, सप्त मतलब 7, तो 7 द्वीप है। तो 7 द्वीप है, तो इसके लिए हम क्या करें? कौन सा समास है ये? द्विगु। ऐसे त्रिभुवन है, भुवन तो है लेकिन कितना भुवन है? त्रि मतलब 3। ऐसे ही त्रिभुज बताओ, त्रिभुज बताओ कौन सा समास है? द्विगु समास। देखो है ना। ऐसे भी अगर जब इधर में कंफ्यूज हो तो ऐसे याद रखना। देखो द्विगु में ग लिखा है, क्या लिखा है? ग से गिनती, ग से गिनती, जो गिनती को दिखाया वो द्विगु, जो गिनती को दिखाया वो द्विगु। समझ में आया? नवरत्न शब्द ऐसे हो गया। अच्छा बताओ पंचमुखी, बताओ कौन सा समास हो जाएगा? पंचमुखी। कैसे? देखो 5 है मुखी, तो संख्या को दिखा रहा है शुरू में। अब देखो द्वंद्व समास, दूसरा क्या? दी से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं किसका है? यहाँ लिखे हैं दो पद प्रधान, दोनों पद प्रधान क्या, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। यानी दो जो वर्ड मिलकर बनेगा तो दोनों क्या होगा? मेन होगा, दोनों मुख्य होगा। और लिखे और या फिर या का क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब देखो क्या मतलब है इसका? लोप मतलब होता है गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना। जैसे लिखा है अच्छा बुरा, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ड है। बताओ दोनों पद इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा और बुरा दोनों इंपॉर्टेंट है, तो वही लिखे दोनों पद क्या है? मेन होगा, दोनों पद मुख्य होगा। उसके बाद इसमें देखो, अगर हम ये हैफन ना देके इसमें हम लिखेंगे तो दूसरा तरीका से क्या लिखेंगे? अच्छा और बुरा लिखेंगे ना, या फिर या लगा देंगे, या तो और लगाएंगे, या तो या, अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा, या फिर और या ना क्या देंगे? हैफन दे देंगे। देखो दोनों का लोप हो गया, नहीं दोनों गैप हो गया। क्या हो गया? दोनों गैप, गैप करके हम क्या लगा दिए बीच में? हैफन। क्या लगा दिए? हैफन। तो अब बताओ अच्छा बुरा ये जो शब्द है ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब देखो जब भी इन दोनों में कंफ्यूज हो तो याद रखना ग से गिनती, द्विगु में ग आ रहा है ग से गिनती, लेकिन द्वंद्व में ऐसे करके लिखा है ना द्वंद्व, तो देखो ये हैफन जैसा नहीं लग रहा बीच वाला, तो हैफन लग रहा है। यानी दो शब्द के बीच अगर हैफन लगाओ तो समझ जाना कौन सा समास है? द्वंद्व समास। याद हो गया?
ऐसे ही बताओ, देश विदेश, यानी कि अक्सर क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, जैसे देश का विदेश हो जाएगा, दिन का क्या हो जाएगा उल्टा, रात। मैक्सिमम में देखा जाता है ऐसा होता है ना। जैसे भात दाल, मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए, भात दाल। कंडीशन है कि दोनों शब्द क्या हो, अलग अलग हो, दोनों शब्द क्या हो, अलग अलग हो, बीच में क्या हो, हैफन हो, तो समझ जाना वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन है तो हैफन लगा, तो भाई और बहन, बताओ कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ऐसे ही लोटा डोरी है, बताओ कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दिन रात, द्वंद्व समास। अच्छा, क्या क्या सीखे इसमें बताओ तो। इसमें ये देखें कि दोनों जो शब्द होगा वो दोनों इंपॉर्टेंट होगा, दोनों वर्ड क्या होगा, इंपॉर्टेंट। देखो भाई बहन दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात, इसमें जो हैफन होगा ना, हैफन लगा होगा तो समझ जाएंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। क्लियर है यहाँ तक। इस वाले में क्या सीखेंगे कि गिनती दिखाएगा, शुरू में क्या इसको दिखाएगा, गिनती को जैसे ही दिखाएगा तो हम समझ जाएंगे द्विगु समास। ट्रिक क्या था, इसमें ग था इसलिए गिनती। इसमें देखो 9 है, 9 हैफन की तरफ बीच में लग रहा है ना, दोनों दो के बीच, इसलिए हैफन जब भी लगा हो बीच में समझ जाएंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कोई दिक्कत। अब देखो तीसरा समास, और से क्या हो गया, अविभावी। देखो अविभावी समास क्या होता है कि शुरू में उपसर्ग लगा रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा, उपसर्ग। पढ़ाए थे उपसर्ग क्या होता है ना। किसी शब्द के आगे में कोई शब्द जब लग जाता है क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे देखो एक चीज और लिखे हैं कि एक शब्द 2 बार रिपीट हो, यानी कि इसमें एक शब्द अगर 2 बार रिपीट होता है तो भी वो क्या कहलाएगा, अविभावी समास। जैसे देखो पहले इस वाले का समझते हैं, उपसर्ग लगा हो, देखो यथाशक्ति, बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है, यथा लगा है। यथा और शक्ति अलग अलग करेंगे ना, जब दो शब्द को तोड़ेंगे तो शुरू वाला देखो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, यथाशक्ति। शक्ति तो अलग है, शक्ति मूल शब्द है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लगा आगे में, उपसर्ग लगा है, यानी यथा उपसर्ग लगा है। तो इसका मतलब ये जो वर्ड है कौन सा समास है, अविभावी समास। याद रहेगा। ऐसे देखो प्रतिदिन, इसमें बताओ क्या उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, क्योंकि हम पढ़ाए थे चेहरा, मेन चेहरा कौन हो गया, दिन हो गया। क्रीम पाउडर कौन लगाया है, प्रति, है ना। तो शुरू में जो लगा हुआ है उसको हम अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब उपसर्ग लगा है, और वो क्या कहलाता है, अविभावी। ऐसे ही यथा समय है, समय तो अलग है लेकिन यथा एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास है, अविभावी। जैसे अजीवन है, बताओ यहाँ जीवन अलग है, अ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा समास है, अविभावी। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, जैसे एक चीज और लिखे हैं कि एक शब्द 2 बार रिपीट होगा, जैसे हाथों, क्या लिखे हैं, हाथों, रातों रात। देखो एक ही शब्द है लेकिन 2 बार रिपीट हो गया है ना। कितना बच्चा अगर नहीं पढ़ा है ना समास, वो क्या करता है, हाइफन देखा बीच में कौन सा समास मार देगा, द्वंद लगा ना सेम। लेकिन इसमें हम क्या बताए थे कि दोनों शब्द अलग अलग हुआ, दोनों शब्द क्या होगा, अलग अलग हुआ। लेकिन यहाँ दोनों शब्द अलग अलग है क्या, हाथों हाथ, दोनों शब्द एक ही है और बीच में हाइफन लगा है, तो दोनों शब्द एक हो बीच में हाइफन लगा हो तो अविभावी होगा, ठीक है, द्वंद नहीं होगा। द्वंद होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे ही बताओ, रातों रात अविभावी समास हो गया, दिनों दिन क्या हो गया, अविभावी। बात समझ में आया। अब देखो अगला, अगला क्या है, बहुव्रीहि, ब से बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होगा, क्या इसमें अक्सर देवता और राक्षस का नाम आता है, क्या आता है, राक्षस का। जैसे दूसरी चीज लिखे हैं कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकला, यानी कि कहेंगे किसी और को, मतलब निकलेगा कोई और, ठीक है, देवी और देवता का नाम आएगा और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, तीसरा अर्थ। जैसे दशानन, जब दशानन बोलते हैं तो क्या मतलब होता है इसका, रावण। जब लंबोदर बोलते हैं क्या मतलब होता है इसका, गणेश जी, गणेश जी क्यों बोलते हैं, लंबोदर क्या बोलते हैं, नीलकंठ। बताओ किसको कहते हैं, नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान को, शंकर भगवान को। किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, कान्हा, कान्हा बोलते हैं। अब बताओ कान्हा जो शब्द है वो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। बात समझ आया, ठीक है। ऐसे ही जितना भी देवी देवता का नाम वगैरह होता है ना, वो अक्सर बहुव्रीहि समास होता है, क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ऐसे तो अगला क्या है, तत्पुरुष समास, है ना। यहाँ तक हो गया था तो से तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, क्या होता है, 2 को पद बताए थे, 2 पद होता है, अच्छा बुरा इस तरह से होता है ना। ऐसे ही जो शब्द होगा उसमें दूसरा पद मेन होगा, पहला शब्द उतना मेन नहीं होगा, और लेकिन बीच का कारक चिन्ह क्या होता है, लोप हो जाता है। कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे का के की के ये सब लिखा रहता है जो कनेक्टर वर्ड, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। लोप होना मतलब गायब हो जाना। जैसे विद्यालय, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्या, विद्या का आलय, विद्या का आलय, विद्या का आलय। अब बताओ का गायब हो गया ना, इस पूरे एक चीज को हम कैसे लिख दिया, विद्यालय डायरेक्ट मिला के, तो कारक चिन्ह क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा कि दूसरा पद इंपॉर्टेंट होगा, जैसे विद्या लिखा है और दूसरा वर्ड क्या है, आलय। बताओ कौन इंपॉर्टेंट है, विद्या या आलय, विद्या इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताएंगे, दूसरा पद प्रधान होगा, जैसे आलय। अगर आलय नहीं होगा तो विद्या का कोई अर्थ होगा नहीं, विद्यालय आलय जब तक नहीं रहेगा तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये क्या हो गया, दूसरा पद मेन है ना, और कारक चिन्ह का विलोप हो गया, विलोप हो गया, तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष। ऐसे ही रसोई घर, रसोई तो है लेकिन कैसा, घर नहीं रहेगा तो रसोई होगा क्या, इंपॉर्टेंट क्या है ये। जैसे राजकुमार लिखे है, कुमार में इंपॉर्टेंट है, राजा इंपॉर्टेंट क्या। अब देखो तुम यादव हो कि कुमार हो, पता कैसे चलता है, लास्ट वाला वर्ड से, समझ में। अगर लास्ट वाला वर्ड नहीं रहेगा तो समझ में आएगा। इसलिए दूसरा पद अगर इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। बात समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कोई राम नाम का लड़का है, अब जो राम बोल दिया तो पता चलेगा वो कौन जात का है, पता चलेगा। अगर वही लिखेगा राम यादव, राम सिंह, कुछ भी, तो उससे पता चल जाएगा उसका कास्ट क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्या था, लास्ट वाला, पीछे वाला। जब पीछे वाला इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष। अब यहाँ एक लास्ट है, वो कौन सा समास है, क से कर्मधारय समास।
इसमें क्या होगा कि विशेषता बताने वाला समास होगा, यानी कि ऐसा शब्द जो विशेषता बताता हो। क्या बताता हो? विशेषता। जैसे देखो क्या लिखे हैं, काली मिर्च। मिर्च तो है लेकिन कैसी मिर्च है? काली, तो विशेषता बता रहे हैं, है ना। जैसे कोई लड़की है, झगड़िया है ना। लड़की तो है लेकिन क्या झगड़िया, तो झगड़िया क्या हो गया उसका? विशेषता। तो ऐसे ही कर्मधारय है, जैसे नील कमल है, क्या लिखे हैं? नील कमल। कमल तो है लेकिन कैसा? नील, यानी नीला कमल है, तो कर्मधारय है, विशेषता बता रहे हैं। पीताम्बर, अंबर तो है लेकिन कैसा? पीताम्बर। देखो मुख लिखा है, मुख तो है लेकिन कैसा मुख? चंद्रमुख। इसका मतलब होता है, चंद्रमुख का मतलब चांद के समान जिसका मुख होता है उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमुख। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रमुख मतलब चांद के समान मुख। अच्छा, विशेषता कर रहे हैं, विशेषता बताने वाला शब्द है सारा, तो वो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। अब देखो एक एक्स्ट्रा समास होता है ना, समास। कौन सा समास? ये क्या करता है? नकारात्मक चीज को बताएगा, यानी नेगेटिव चीज को। जैसे असंभव, बताओ नेगेटिव चीज है ना, तो बताओ असंभव जो है कौन सा समास है? नग समास। इसको बोलना है नग, है ना, या नग समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नग समास। बताओ इसमें कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़े देखो, 2 मिनट में फिर से समझो। समास 3 से 4 मार्क्स फिक्स है। पहली बात क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? समास। फिर पढ़े समास कितने प्रकार के थे? 6। ट्रिक क्या था दादी अब तक? दा से द्विगु समास, डी से द्वंद्व समास, आ से अविभाज्य समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। एक एक्स्ट्रा होता है न समास। अब देखो द्विगु समास ग है, यानी गिनती को दिखाएगा शुरू में, तो द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास बीच में देखो हाइफन लगा, नो हाइफन जैसा, तो जब बीच में हाइफन लगा हो तो समझ आना द्वंद्व समास है। और कंडीशन ये है कि दोनों वर्ड क्या हो? अलग अलग हो। जैसे अच्छा बुरा, देश विदेश, दोनों अलग अलग वर्ड हो, एक ही वर्ड नहीं हो। फिर अविभाज्य समास जिसमें कि उपसर्ग लगा हो, शुरू में क्या लगा हो? उपसर्ग। जैसे लिखे क्या लिखे हैं? यथाशक्ति। देखो शक्ति है लेकिन एक्स्ट्रा क्या लग गया ऊपर से? यथा। इसका मतलब इसमें उपसर्ग लगा है, और ये कौन सा समास है? अविभाज्य समास है। ठीक है। दूसरा बताए थे कि इसमें एक ही शब्द 2 बार अगर रिपीट होता है तो वो कौन सा समास होता है? अविभाज्य समास। जैसे हाथों हाथ, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब अविभाज्य है। रातों रात, कौन सा समास है? अविभाज्य। दिनों दिन, कौन सा समास है? अविभाज्य। ऐसे ही बहुव्रीहि, इसमें क्या आता है? देवी देवता राक्षस का नाम आता है ना। जैसे क्या होता है? दशानन, यानी अर्थ जब विग्रह करेंगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। ऐसे लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं, है ना। ऐसे ये हो गया, है ना। क्या हो जाएगा ये? बहुव्रीहि। अब तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, बीच का चिन्ह क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, तो आलय नहीं रहेगा तो विद्या कोई अर्थ है क्या? घर नहीं रहेगा तो रसोई का अर्थ नहीं है। कुमार नहीं रहेगा तो राज का पता नहीं चलेगा क्या है ना। तो दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, तो वो क्या कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। कर्मधारय क्या होगा? विशेषता बताएगा। जैसे मिर्च तो है लेकिन कैसी मिर्च है? काली। मुख तो है लेकिन कैसा मुख है? चंद्रमुख है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। न समास नकारात्मक चीज को बताएगा, जैसे असंभव है। क्लियर है? कड़ी कर। अब टारगेट का ऑब्जेक्टिव निकालो।